हमारे YouTube चैनल ट्राई टू लर्न में आप सभी का स्वागत है। और आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं जिसका नाम है उत्प्रेरक। इंग्लिश में से कैटेलिस्ट बोलते हैं, ठीक है। अब उत्प्रेरक क्या होता है, किसे कहते हैं, हम इसे बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे, ठीक है। उत्प्रेरक को पहले मैं एक कहानी से समझाता हूँ, मतलब एक आप अपनी भाषा में बताता हूँ उत्प्रेरक आखिर होता क्या है। उत्प्रेरक ऐसा होता है कि जैसे आप स्टडी कर रहे हो, नॉर्मल आप जैसे स्टडी कर रहे हो वैसे स्टडी कर रहे हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे आपकी नॉर्मल स्टडी चल रही है। लेकिन होता है कि कोई आप वीडियो देख लेते हो मोटिवेशन का, ठीक है, उसको देखते हो, वो आपको बहुत मोटिवेट कर देता है, आप उसको देखते हो सिर्फ देखने मात्र से ही, ठीक है। या फिर कोई टीचर या कोई व्यक्ति आपको अच्छे से मोटिवेट कर देता है, उसके बाद में आपकी स्टडी ऑटोमेटिकली बहुत तेज़ हो जाती है, आप बहुत तेज़ी से याद करते हो, उत्सुकता से अलग तरीके से पढ़ते हो, ठीक हो। इसकी वजह से आपकी पढ़ाई करने की प्रक्रिया चेंज हो गई, ठीक है, यानी कि आपकी पढ़ाई की प्रक्रिया चेंज हो गई। कुछ लोग होते हैं जो आपको कुछ ऐसी बात बोल दे जिससे आपकी पढ़ाई बढ़िया नहीं हो, ख़राब हो जाए, आपका दिमाग ख़राब हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों व्यक्ति अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। तो उत्प्रेरक यहाँ पर यही है, मोटिवेशन ही उत्प्रेरक है यहाँ पर, ठीक है, जिसकी वजह से आपकी पढ़ाई चेंज हो गई। अब वो अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, दोनों ही हैं, ठीक है। तो अब परिभाषा की तरफ चलते हैं, इस बात को आप रिलेट करके देखना, ये टॉपिक समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं उत्प्रेरक क्या होता है, इसकी परिभाषा देखते हैं हम। उत्प्रेरक क्या है? उत्प्रेरक ऐसे पदार्थ हैं, पहले तो ये पदार्थ है, ठीक है, ऐसे पदार्थ हैं जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन करते हैं, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया की गति को परिवर्तन करते हैं, वह तेज करते हैं या धीमा करते हैं, यानी परिवर्तन कर सकते हैं, ठीक है। और ये स्वयं उत्प्रेरक अपरिवर्तित रहता है, ठीक है, स्वयं अपरिवर्तित रहता है। जैसे आपने वीडियो देखा और आप मोटिवेट हो, लेकिन वीडियो को तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ा ना, ठीक है ना। वैसे ही जो मोटिवेट करके चला गया वो तो चला गया, ठीक है, और आपकी यहाँ रासायनिक प्रक्रिया पढ़ाई, आपकी पढ़ाई चेंज हो गई, ठीक है, उसे बोलते हैं उत्प्रेरक, इसे ही उत्प्रेरक कहते हैं। और ये जो घटना है ना, इस घटना को उत्प्रेरण कहते हैं, ठीक है, इस घटना को उत्प्रेरण कहते हैं। आपके साथ क्या हुआ? आपके साथ उत्प्रेरण हुआ, कैटेलाइजेशन हुआ, ठीक है। यानी कि उत्प्रेरक ऐसे पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया को वेग में परिवर्तन कर देते हैं लेकिन स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं, इस घटना को उत्प्रेरण कहते हैं, ठीक है। ये हो गया उत्प्रेरक की। जैसे इसे एग्जाम्पल से देखते हैं, उदाहरण से, जैसे हमारे पास KClO3 यानी कि पोटेशियम क्लोरेट है, ठीक है। जब इसको हमें गर्म करना पड़ता है हमें, तो हम इसे गर्म करते हैं तो हमें KCl और ऑक्सीजन गैस मिलती है, ठीक है। तो इसे बहुत ज़्यादा गर्म करना पड़ता है, ठीक है, सामान्य अवस्था में इसे बहुत ज़्यादा गर्म करना पड़ता है, टेम्परेचर हाई रखना पड़ता है, तब जाके ये KCl और ये ऑक्सीजन हमें मिलती है। लेकिन यदि हम उत्प्रेरक काम में लें, यहाँ पर क्या उत्प्रेरक का नाम है MnO2, मैंगनीज डाइऑक्साइड, ठीक है। तो इस उत्प्रेरक की उपस्थिति में कम टेम्परेचर में ही हमें KClO2 प्राप्त हो जाता है, कम टेम्परेचर पर ही हमारा काम बन जाता है, ठीक है। ये फ़ायदा है उत्प्रेरक का। पहले हमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ता था, तब जाके KClO3 टूट कर KCl और O2 देता था, लेकिन हमारे पास एक ऐसा बंदा आया MnO2, इसकी उपस्थिति से ही ये जो KCl है और O2 ये हमें कम टेम्परेचर पे ही मिलने लगी, ठीक है। अब इसके गुण देखते हैं, उत्प्रेरक के गुण। उत्प्रेरक में गुण होते हैं, ठीक है, तो हम देखते हैं अब उत्प्रेरक के गुण।
फिर इसके बाद में हम उत्प्रेरक के प्रकार देखेंगे। फिर उसके बाद में हम देखेंगे जो उत्प्रेरक होता है, उत्प्रेरक के को प्रभाव कुछ पदार्थ और ऐसे भी होते हैं जो उत्प्रेरक को भी परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, तो हम उत्प्रेरक के गुण देख लेते हैं। उत्प्रेरक के गुण पहला गुण देखते हैं हम। उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। ठीक, रासायनिक अभिक्रिया में मतलब रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करते हैं। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया भाग नहीं लेते, रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करते हैं। ठीक है, परिवर्तित वेग को परिवर्तन करते हैं, लेकिन खुद अपरिवर्तित रहे, खुद में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, खुद अपरिवर्तित, यानी कि ये उत्प्रेरक जैसा का जैसा होता है वापस बाहर निकल जाता है। ठीक है, यानी उसके जो संगठन होता है वो भी नहीं बदलता, उसकी मात्रा भी नहीं बदलती। ठीक है, संगठन और मात्रा की दृष्टि से ये उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, यानी ऊपर हमने MnO2 लिया था ना, वो वैसा का ऐसा ही रहता है और पूरी अभिक्रिया का वेग को परिवर्तित कर देता है। ठीक है, तो इसका दूसरा कि उत्प्रेरक बहुत ही अल्प मात्रा में लिया जाता है, सूक्ष्म मात्रा में ही लिया जाता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा लेने की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, इसकी सूक्ष्म मात्राएं अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करने में सहायक है। ठीक है, और ये ना विशेष होते हैं, विशेष अभिक्रियाओं के लिए ये विशेष होते हैं। ठीक है, उत्प्रेरक विशिष्ट होते हैं, विशेष ये सभी अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित नहीं करते हैं, यानी कि ये विशेष होते हैं, यानी कि विशेष अभिक्रियाओं को ही ये उत्प्रेरित करते हैं, विशेष अभिक्रियाओं को ही उत्प्रेरित करते हैं, जो सभी अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित नहीं करते। सभी जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उनको उत्प्रेरित नहीं करते, ये विशेष होते हैं, कुछ को ही करते हैं जो। ठीक है, अब चौथा जो इसका उत्प्रेरक का गुण है वह है कि ये अभिक्रिया को स्टार्ट नहीं करता, अभिक्रिया को स्टार्ट होने के बाद में उसके वेग में परिवर्तन करता है। ठीक है, यानी कि ये अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करता, अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करता। ठीक है, ये ओनली प्रारंभ नहीं करता। ठीक है, प्रारंभ नहीं करता, केवल अभिक्रिया को वेग को बदलता है, केवल अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करता है। ठीक है, अब इसका जो पांचवा जो गुण है वो है कि यदि उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, यदि मान लो कोई उत्क्रमणीय अभिक्रिया है तो उसमें कोई कैटलिस्ट यानी उत्प्रेरक काम आ रहा है, तो उत्प्रेरक उस साम्य को प्रभावित नहीं करता। ठीक है, यानी कि ये जो अगर उसमें अगर और पश्च अभिक्रिया होती है ना, उत्क्रमणीय अभिक्रिया में अभिक्रिया आगे पीछे दोनों तरफ जाती है, तो अगर और पश्च दोनों को ना समान रूप से प्रभावित करता है, दोनों दिशाओं में समान रूप से प्रभावित करता है, समान रूप से प्रभावित करता है। ठीक है, जो इसका छठवां गुण है उत्प्रेरक का वह है कि ये जो उत्प्रेरक होते हैं ना, उत्प्रेरक ये किसी अभिक्रिया को वेग में परिवर्तन करते हैं। ये कोई विशेष टेम्परेचर होता है उनका। ठीक है, उस टेम्परेचर पे ही अधिक क्रियाशील होते हैं। ठीक है, एक फिक्स टेम्परेचर अधिक क्रियाशील होते हैं। यदि उस टेम्परेचर से अधिक टेम्परेचर हुआ या कम हुआ तो इनकी क्रियाशीलता में परिवर्तन देखने को मिलता है। ठीक है, उतने प्रभावी नहीं हो पाते। ठीक है, ये अच्छे गुण आपको ध्यान रखना है। पहला है कि रासायनिक अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन करते हैं लेकिन खुद अपरिवर्तित रहते हैं। ठीक है, दूसरी बात, उत्प्रेरक सूक्ष्म मात्रा में यानी कि बहुत ही कम मात्रा में ही अभिक्रिया को उत्प्रेरित करने, वेग में परिवर्तन करने में सहायक है। ठीक है, तीसरी विशेष होते हैं, सभी अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित नहीं करते। ठीक है, कुछ विशेष प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं उन्हें ही उत्प्रेरित कर पाते हैं। ठीक है,
चौथा जो गुण उत्प्रेरक में है कि अभिक्रिया को ये प्रारंभ नहीं करता, प्रारंभ होने के बाद में ही ये अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन कर सकता है। ठीक है, यदि कोई अभिक्रिया, पांचवा इसका गुण है, यदि कोई अभिक्रिया उत्क्रमणीय अभिक्रिया है तो अगर उपस्थित दोनों दिशाओं में जाती है तो उत्प्रेरक समान रूप से दोनों दिशाओं में ही उसे प्रभावित करेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर अभिक्रिया की दिशा को तो अधिक तेजी से बढ़ा रहा है और पश्च को कम, ऐसा नहीं होता। ठीक है, दोनों के साथ समान व्यवहार करता है। ठीक है, छठा जो गुण है वो उत्प्रेरक एक फिक्स टेम्परेचर होता है किसी भी उत्प्रेरक का, उस पर ये अधिक क्रियाशील होता है। ठीक है, ये 6 गुण ध्यान में रखने हैं, ये बातें हैं उत्प्रेरक के बारे में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ, जिसमें हम पढ़ेंगे जो उत्प्रेरक होता है ना, उत्प्रेरक देखते हैं उत्प्रेरक कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, उत्प्रेरक के हम प्रकार देखते हैं। अब उत्प्रेरक कई प्रकार के होते हैं कई आधारों पर, लेकिन हम कुछ आधारों को देखेंगे जिसमें उत्प्रेरक का प्रकार देखेंगे। ठीक है, उत्प्रेरक के प्रकार। ठीक है, अब किस आधार पर, हम 2 प्रकार के आधार लेते हैं। ठीक है, पहला आधार लेते हैं इधर फर्स्ट, अवस्था के आधार पर। ठीक है, अवस्था के आधार पर उत्प्रेरक कितने प्रकार के, अवस्था के आधार पर। ठीक है, दूसरा आधार देखेंगे हम क्रिया के आधार पर। क्रिया के आधार पर उत्प्रेरक के प्रकार देखेंगे, और पहला है अवस्था के आधार पर। तो ठीक है, अवस्था के आधार पर उत्प्रेरक 2 प्रकार के होते हैं, समांगी उत्प्रेरक है। ठीक है, और जो दूसरा होगा वो होगा विषमांगी उत्प्रेरक। ठीक है, ये 2 प्रकार के होते हैं उत्प्रेरक अवस्था के आधार पर। और जो क्रिया के आधार पर देखेंगे हम, तो क्रिया के आधार पर उत्प्रेरक 4 प्रकार के देखेंगे हम। पहला तो है धनात्मक उत्प्रेरक। ठीक है, और दूसरा देखेंगे वो देखेंगे इसका उल्टा, यानी कि ऋणात्मक उत्प्रेरक। ठीक है, अब तीसरा देखेंगे वो देखेंगे हम सौत उत्प्रेरक। ठीक है, और जो चौथा देखेंगे हम जैव उत्प्रेरक देखेंगे चौथे प्रकार में। ठीक है, जैव उत्प्रेरक ये देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम अवस्था के आधार पर देखते हैं, बहुत ईजी है ना, इसमें कुछ ज़्यादा लफड़ा नहीं है। अब देखना, बस आप ध्यान से सुनते रहो, लिखते रहो, नोट्स आप बनाते रहो, आपको बहुत आसानी समझ में रहेगा। ठीक है, जैसे हम देखते हैं क्रिया के आधार पर उत्प्रेरक के प्रकार, नहीं क्रिया के आधार पर नहीं, सॉरी, पहले हम अवस्था के आधार पर देखेंगे। ठीक है, अवस्था के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। पहला है समांगी उत्प्रेरक, और दूसरा इधर ही साथ के साथ देखते चलेंगे, विषमांगी उत्प्रेरक। ठीक है, तो एक लाइन खींच लेता हूँ मैं, जिससे इनमें अंतर भी समझ में आ जाएगा दोनों में। ठीक है, ये देखो, अब समांगी उत्प्रेरक और विषमांगी उत्प्रेरक देखते हैं। जो समांगी उत्प्रेरक हैं, आपको पता होगा जो पदार्थ होता है ना, पदार्थ की 3 भौतिक अवस्थाएं होती है। ठीक है, ठोस, द्रव और गैस, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें क्या क्या होता है। अभिकारक, उत्पाद। ठीक है, अभिकारक से उत्पाद बनता है, और उत्पाद, इस अभिक्रिया को उत्प्रेरित कौन करता है, उत्प्रेरक। ठीक है, तो समांगी उत्प्रेरक होता है अभिकारक, उत्पाद और उत्प्रेरक। ठीक है, इन जो तीनों की जो अभौतिक अवस्था होती है
तीनों की भौतिक अवस्था सेम होगी, भौतिक अवस्था समान होगी। इसका मतलब है कि यदि अभिकारक सॉलिड है तो उत्पाद को भी सॉलिड होना पड़ेगा और उत्प्रेरक को भी सॉलिड होना पड़ेगा, ठीक है। ठोस या तीनों लिक्विड रहेंगे तो तीनों को लिक्विड रहना पड़ेगा, तीनों गैस है तो तीनों को गैस रहना पड़ेगा, तब जाके समांगी उत्प्रेरक होगा, ठीक है। उसे समांगी उत्प्रेरक कहते हैं। और यह घटना समांगी उत्प्रेरण कहलाती है, ठीक है। यह घटना समांगी उत्प्रेरण कहलाती है, ठीक है। यानी कि समांगी उत्प्रेरक किसे कहते हैं? समांगी उत्प्रेरक हम उसे कहेंगे यदि अभिकारक, उत्पाद और उत्प्रेरक तीनों की भौतिक अवस्थाएं समान हो तो उसे समांगी उत्प्रेरक कहते हैं। इसे और इधर देखो विषमांगी उत्प्रेरक, विषमांगी उत्प्रेरक किसे कहेंगे? यदि ये तीनों की भौतिक अवस्थाएं, ठीक है, अभिकारक, उत्पाद और जो उत्प्रेरक है ना, उत्प्रेरक, इनकी जो भौतिक अवस्थाओं अंतर रहेगा, ठीक है, यानी अलग अलग रह सकती है, भौतिक अवस्थाएं समान नहीं होगी, असमान हो, ठीक है। तो इसे हम विषमांगी उत्प्रेरक कहते हैं। और ये घटना विषमांगी उत्प्रेरण कहलाती है, विषमांगी उत्प्रेरण कहलाती है, ठीक है। ये बात हो गई विषमांगी उत्प्रेरण। एक सेकेंड, ये पेज ऊपर गया, इसे नीचे ले लेता हूँ। ठीक है, अब देखते हैं, इनके एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे समांगी उत्प्रेरण का एग्जाम्पल लेते हैं हम। जैसे सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, ठीक है, उसको हम ऑक्सीजन से क्रिया कराते हैं तो हमें सल्फर ट्राइऑक्साइड मिलता है, यानी SO3 गैस मिलती है, ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीजन भी गैस है, SO2 भी गैस है, और जो उत्प्रेरक यहाँ पर काम में लिया जाता है वो उत्प्रेरक हमारे पास होता है NO, और ये NO भी गैस है, ठीक है। यहाँ पर देखो SO2 यानी अभिकारक, देखो गैस है, दोनों अभिकारक गैस है, उत्पाद भी गैस है, और जो उत्प्रेरक हमने काम में लिया NO, ये भी गैस है। तो ये समांगी उत्प्रेरक अभी उसका समांगी उत्प्रेरण का उदाहरण है, ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम। CH3COCH3, इसे बोलते हैं मेथिल एसीटेट। यदि हम इसे पानी में डालते हैं, यानी जल से क्रिया कराते हैं, पानी क्या होता है? लिक्विड। और ये भी क्या है? मेथिल एसीटेट भी। यहाँ पे लिख देता हूँ, ये क्या है? मेथिल एसीटेट, ठीक है। यदि हम इसमें पानी मिलाते हैं, ठीक है, तो हमें प्राप्त होता है CH3COOH, यानी एसिटिक अम्ल। ये क्या है? एसिटिक अम्ल। और इसके साथ में ही हमें मिलता है मेथेनॉल CH3OH, ठीक है। तो यहाँ पर हमने उत्प्रेरक क्या काम में लिया? यहाँ पर उत्प्रेरक काम में लेते हैं हम HCl, एक्वस मीडियम। एक्वस मीडियम का जलीय विलयन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अभिकारक है, एक तो H2 है, ये भी लिक्विड है, मेथिल एसीटेट है, ये भी लिक्विड है, जो उत्प्रेरक बना वो भी लिक्विड ही बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सभी की अवस्थाएं सेम है ना, तो इस समांगी उत्प्रेरक का उदाहरण होता है। इधर देखते हैं हम विषमांगी उत्प्रेरण के एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर होता क्या है कि विषमांगी उत्प्रेरण में हेबर विधि से हम, हेबर विधि होती है ना, अमोनिया का निर्माण करते हैं हेबर विधि से, ठीक है, जिसमें हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की अभिक्रिया कराते हैं। जो आयरन उत्प्रेरक होता है उसकी उपस्थिति में तो हमें अमोनिया मिलती है। अमोनिया क्या है? गैस, ठीक है। अरे हाइड्रोजन क्या है? गैस। नाइट्रोजन क्या है? गैस, ठीक है।
तो यहाँ पर देखो ये जो आयरन होता है ना, आयरन सॉलिड है, ठीक है, और आयरन उत्प्रेरक सॉलिड है, ठीक है। तो ये देखो अलग हो गया ना, यहाँ पर अंतर पाया गया, असमान है, ठीक है। तो ये विषमांगी उत्प्रेरण का उदाहरण है, ठीक है। तो यहाँ पर विषमांगी उत्प्रेरण हो रहा है, ठीक है। अब इसका दूसरा एग्जाम्पल और देखते हैं हम। जो वनस्पति तेल का हम हाइड्रोजनीकरण कराते हैं, यानी उसमें वनस्पति तेल को हम हाइड्रोजन गैस से डालते हैं उसमें, तो हमें वनस्पति घी मिलता है, वनस्पति घी। और घी क्या होता है? सॉलिड होता है, घी सॉलिड में मिलता है, और जो तेल होता है ना वो लिक्विड में रहता है, ठीक है। और यहाँ पर जो उत्प्रेरक हम काम में लेते हैं वो उत्प्रेरक लेते हैं निकल उत्प्रेरक, ठीक है। ये जो भी क्रिया होती है निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में होती है। निकल यहाँ पर सॉलिड है, ये देखो इनकी अवस्थाएं देखो, ये तो लिक्विड में, गैस में, सॉलिड में, ये सॉलिड में, तो अंत असमान है ना, तो ये विषमांगी उत्प्रेरण को प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है। ये बिल्कुल ईजी है ना, तो यही है। अब देखते हैं हम उत्प्रेरक के प्रकार देख रहे हैं लिए हम किसके आधार पर? अवस्था के आधार पर, समांगी और विषमांगी, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, अब हम देखते हैं क्रिया होती है ना, क्रिया के आधार पर उत्प्रेरक के प्रकार देखते हैं। और हमारा ये चैनल, मैं आपको बता दूं, हमारा चैनल ट्राई टू लर्न, हम टेलीग्राम पर भी अवेलेबल हैं, वहाँ पर भी जाकर आप कोई क्वेश्चन कोई डिस्कस कर सकते हो हमारे साथ, ठीक है। और आपको ये चैनल कैसा लगा, यहाँ पर जो पढ़ाई होती है, आप जो वीडियो देखते हैं, ये कैसे लगे, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। तो हम क्रिया के आधार पर उत्प्रेरक के प्रकार देखते हैं। क्रिया के आधार पर, ठीक है, क्रिया के आधार पर, क्रिया के आधार पर, क्रिया के आधार पर उत्प्रेरक कितने प्रकार के होते हैं? 4 देखा था ना, बस उन्हीं को पढ़ रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। क्रिया के आधार पर उत्प्रेरक, पहला होता है धनात्मक उत्प्रेरक, ठीक है। और दूसरा होता है ऋणात्मक उत्प्रेरक, ठीक है। हम यहाँ पर उत्प्रेरक के प्रकार देख रहे हैं। क्रिया के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं, 2 का अध्ययन कर रहे हैं साथ में, ठीक है। धनात्मक उत्प्रेरक और ऋणात्मक उत्प्रेरक, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, धनात्मक यानी ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव एनर्जी वाला होगा, ठीक है। तो ये ऐसे उत्प्रेरक हैं जो रासायनिक अभिक्रिया को वेग को बढ़ा देते हैं। यानी उत्प्रेरक का काम क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन करते हैं। तो वो परिवर्तन बढ़ने वाला भी हो सकता है और घटने वाला भी हो सकता है। तो ये जो धनात्मक उत्प्रेरक किसे कहेंगे? धनात्मक उत्प्रेरक ऐसा उत्प्रेरक है जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है, रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है। और जो ऋणात्मक उत्प्रेरक होता है, ये जो रासायनिक अभिक्रिया है, क्या रासायनिक अभिक्रिया है, उसके वेग को कम कर देता है, उसे हम ऋणात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। वेग को कम करेगा ये, ठीक है। तो एक एग्जांपल से देखते हैं। हमने देखा था ना ऊपर, जो पोटेशियम क्लोरेट है KClO3, क्या है? पोटेशियम क्लोरेट। यदि ये बार बार आप इस उत्तर लिखोगे, रिएक्शन लिखोगे, तो आपको ये नाम और ये सब ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे, ठीक है। इसमें हम उत्प्रेरक MnO2, ठीक है। तो हमें प्राप्त होता है KCl और O2। ये रिएक्शन बहुत धीरे होती है, यानी KClO3 से KCl और O2 प्राप्त होने में हम बहुत दिक्कत होती है। लेकिन जब इसमें MnO2 उत्प्रेरक मिलाते हैं, कम टेम्परेचर में ही बहुत तेज़ी से हमें KCl और O2 प्राप्त होता है। यानी ये उत्प्रेरक धनात्मक उत्प्रेरक की तरह काम करता है MnO2, ठीक है। इसे हम धनात्मक उत्प्रेरण कहते हैं, ठीक है। MnO2 यहाँ पर अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है, ठीक है। एक दूसरा उदाहरण और देखते हैं। जो SO2 गैस होती है, उसमें हम ऑक्सीजन मिलाते हैं। इसे आप ऊपरली रिएक्शन को संतुलित भी कर सकते हो। इधर ऑक्सीजन 3 है, इधर 2 है,
तो आप यहाँ पर 3 से गुणा कर दो यहाँ पर, ठीक है। 6 गए ना, इधर 6 करने के लिए 2 से कर दो, इधर के 2 है, तो ये लो, ये संतुलित हो गई। तो SO2 और O2 इस रिएक्शन की क्रिया कराते हैं हमें SO3 मिलता है, ठीक है। लेकिन यदि इसमें उत्प्रेरक NO लेते हैं तो बहुत तेज़ी के साथ मिलता है, ठीक है। ये SO3 गैस बहुत तेज़ी से मिलेगी और ये इस NO उत्प्रेरक है, ये धनात्मक उत्प्रेरक की तरह काम करता है, ठीक है। जिससे अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, ठीक है। इसे धनात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। इधर देखो, ऋणात्मक उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को कम करेगा, ठीक है। जैसे हम जो H2O2 होता है उसका जो विघटन होता है ना, विघटन, ये बहुत विघटन हो जाता है H2O, तुरंत ही H2O और O2 बना देता है, ठीक है। अब बहुत तेज़ी से होता है, लेकिन हमें इसको धीरे, अब इसमें हम कोई उत्प्रेरक मिलाते थे जैसे गिल्सरोल उत्प्रेरक की उपस्थिति में ये बहुत धीरे धीरे विघटित होता है, ठीक है ना। तो ये गिल्सरोल यहाँ पर ऋणात्मक उत्प्रेरक की तरह काम करता है। H2O2 का विघटन बहुत तेज़ी से हो रहा था, ठीक है ना, जिससे H2 और O2 मिल रहा था। तो हमें ज़रूरत थी भाई इसका विघटन धीरे हो, तो हमने इसमें गिल्सरोल मिला दिया। क्यों मिला दिया? क्योंकि गिल्सरोल ऋणात्मक उत्प्रेरक की तरह काम करता है, जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को कम कर देगा, ठीक है। जिससे हमें H2 और O2 धीरे धीरे मिलेंगे, ठीक है। ये देखो, ये काम हो गया। एक दूसरा उदाहरण देते हैं। जो क्लोरोफॉर्म होता है, क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है CaCl3, ठीक है। ये ना ऑक्सीजन की उपस्थिति में एक जहरीली गैस बना देता है तुरंत, इसका नाम है पासजीन। पासजीन का सूत्र होता है COCl2, ठीक है। और साथ में ये बनाता है HCl, ठीक है। ये देखिए, ये पासजीन का सूत्र है COCl2। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कंपटीशन के एग्ज़ाम है वहाँ पर भी पूछा जाता है, ठीक है। पासजीन जहरीली गैस होती है, ठीक है। और ये जो क्लोरोफॉर्म का सूत्र भी पूछा जाता है CH3Cl3, ठीक है। क्लोरोफॉर्म CaCl3। जो क्लोरोफॉर्म होता है ये सामान्यतः ना ऑक्सीजन से क्रिया करते ही जहरीली गैस बना देता है पासजीन। तो हमें चाहिए भाई ये जहरीली गैस रिलीज नहीं करे, ठीक है। तो इसमें हमने उत्प्रेरक काम में लेते हैं एथेनॉल, ठीक है, C2H5OH। तो एथेनॉल की उपस्थिति में ना ये पासजीन, इसकी अभिक्रिया की रासायनिक अभिक्रिया वेग कम हो जाता है, जिससे हमें जहरीली गैस पासजीन बहुत ही कम मिलेगी, ठीक है, बहुत कम बनेगी, ठीक है। ये बात हो गई धनात्मक उत्प्रेरक और ऋणात्मक उत्प्रेरक। धनात्मक उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है और जो ऋणात्मक उत्प्रेरक होता है अभिक्रिया के वेग को कम कर देता है। अब इनके एग्जाम्पल ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। अब दूसरी देखते हैं हम, कुछ उत्प्रेरक अलग ही प्रकार के होते हैं, ठीक है, उनको देखते हैं। तीसरा जो प्रकार है उत्प्रेरक का क्रिया के आधार पर, उसका नाम है स्वतः उत्प्रेरण। स्वतः उत्प्रेरक ये ना, ये अलग ही उत्प्रेरक है। इसमें ना रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, अभिकारक क्रिया करेगा और क्या बनाएगा, उत्पाद, ठीक है। तो ये इस स्वतः उत्प्रेरण में क्या होता है, जो उत्पाद बना, ये उत्पाद खुद ही उत्प्रेरक की बात ही व्यवहार करने लग जाता है, अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है। उत्पाद खुद ही उत्प्रेरक की तरह काम करता है, उसे स्वतः उत्प्रेरण कहते हैं। इसमें होता क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद खुद ही, तो इसकी परिभाषा यही होगी, यदि उत्पाद स्वयं यानी खुद ही उत्प्रेरक की भांति व्यवहार करें, उत्प्रेरक की भांति व्यवहार करें और अभिक्रिया के वेग को बढ़ा दे, तो इसे हम स्वतः उत्प्रेरण कहते हैं, ठीक है। इसकी परिभाषा हो गई। अब एक एग्जाम्पल से देखते हैं, जैसे CH3COO C2H5, ये हमारे पास एथिल एसीटेट है, ठीक है। हमने देखा जो एथिल एसीटेट है, इसमें जो पानी मिलाए हम H2O, ठीक है।
तो ये हमें प्राप्त हुआ CH3COOH और साथ में ही हमें C2H5OH यानी एल्कोहल एथेनॉल प्राप्त हुआ। ठीक है, तो ये जो एसिटिक अम्ल बना, इस अभिक्रिया को देखा तो हमें पता चला कि यह ना अभिक्रिया पहले धीरे धीरे वो संपूर्ण, फिर अचानक से ये तेज हो गई। क्यों? पहले धीरे धीरे H2 से क्रिया हुई, फिर एसिटिक अम्ल बना, और ये एसिटिक अम्ल बनने के बाद में जो एसिटिक अम्ल है उसने खुद ही अपनी अभिक्रिया को उत्प्रेरित करना शुरू कर दिया, उत्प्रेरक की भांति व्यवहार करके। फिर ये अभिक्रिया अचानक से तेजी से बनने लग जाती है, अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, तो इसे हम स्वतः उत्प्रेरक कहते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट जो उत्प्रेरक का प्रकार है क्रिया के आधार पर, उसे देखते हैं। तो नेक्स्ट जो उत्प्रेरक प्रकार है वो है चौथा है क्रिया के आधार पर उत्प्रेरक का प्रकार है वो है जैव उत्प्रेरक। ठीक है, देखो बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, जैव उत्प्रेरक, जैव का मतलब होता है जीव। ठीक है, जीवों में होने वाली जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उनको उत्प्रेरित करने का काम करेंगे ये जैव उत्प्रेरक। ठीक है, जीवों में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करेंगे। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया की वेग को बढ़ाएंगे। ठीक है, उनमें गति को बढ़ाएंगे, तो ये जैव उत्प्रेरक कहलाते हैं। और इन जैव उत्प्रेरकों को सामान्यतः एंजाइम कहते हैं। ये एंजाइम ही होते हैं जो हमारे जो भोजन करते हो ना आप, हम सभी भोजन करते हैं, जीव भोजन करते हैं, तो भोजन का पाचन कौन करवाता है? ये एंजाइम सहायक है। यही अभिक्रिया की तुरंत ही अभिक्रिया को वेग को बढ़ा देते हैं, जिससे भोजन का पाचन जल्दी संपन्न होता है। ऐसा बोलते हैं यदि एंजाइम नहीं होते ना तो 2-3 साल तक हमारे भोजन का पाचन नहीं होता। आपने आज खा लिया, अब 2-3 साल तक आपका भोजन का पाचन ही नहीं होता। ठीक है, ऐसा हो जाता है। एंजाइम ही होते हैं जिसकी वजह से हमारे भोजन का पाचन होता है। ठीक है, जिससे हम अच्छे से प्रेस होकर आ जाते हैं, वरना प्रेस नहीं होते हम। ठीक है, एंजाइम ही हमारे भोजन का पाचन करते हैं, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। जैव उत्प्रेरकों को ही एंजाइम बोलते हैं। ठीक है, अरे एंजाइम बहुत ही जटिल श्रृंखला वाले होते हैं, यानी कि नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक होते हैं। ये ना कार्बनिक यौगिक होते हैं एंजाइम, और एंजाइम ना प्रोटीन के बने हुए होते हैं। सभी एंजाइम प्रोटीन के बने हुए होते हैं, कार्बनिक यौगिक होते हैं। ठीक है, और भोजन के पाचन में यही सहायक है। और जितने भी आप पाचन तंत्र में जितने भी अभिक्रियाएं देखते हो ना भोजन के पाचन वाली, वो सारी इसमें जैव उत्प्रेरक में, उसमें जो एंजाइम भाग लेते हैं ना वो सभी जैव उत्प्रेरक अभिक्रिया के उदाहरण हैं। और ये विशेष होते हैं। सभी अभिक्रियाओं को जो अलग अलग अभिक्रियाएं होती हैं ना उन्हें अलग अलग एंजाइम भाग लेते हैं उनमें। ठीक है, तो विशेष होते हैं जैव उत्प्रेरक। जैसे एग्जाम्पल से देखते हैं, जैसे यूरिया का सूत्र होता है NH2CO NH2। ठीक है, यदि हम इसमें इसको मतलब H2 डालेंगे इसमें, ठीक है, तो ये भी क्रिया होती है। यूरिएज एंजाइम है एक, यूरिएज, ये जैव उत्प्रेरक। ठीक है, तो हमें मिलता है अमोनिया और CO2। ठीक है, इसे संतुलित करने के लिए यहाँ पर 2 लगाएंगे। ठीक है, तो ये जैव उत्प्रेरक अभिक्रिया का उदाहरण है। दूसरा उदाहरण और देखते हैं। जैसे हम भोजन में क्या खाते हैं? कार्बोहाइड्रेट, जो स्टार्च होते हैं ना, स्टार्च खाते हैं ना, यानी कि जो माल्ट, जैसे हम खाते हैं हमारे भोजन में जाता है माल्ट यानी शर्करा। ठीक है, माल्टोज हम खाते हैं ना, माल्टोज। अब उसका हमारे शरीर में पाचन होता है। ठीक है, तो हमें उससे ग्लूकोज मिलती है, ग्लूकोज। अब एंजाइम कौन सा काम में आता है हमारे शरीर में? माल्टेज। ठीक है, माल्टेज जो एंजाइम होता है उसकी उपस्थिति में माल्टोज टूटकर ग्लूकोज देता है। और भी जो बाकी के एग्जाम्पल है ना जो आप पाचन तंत्र वाले में पढ़ते हो। ठीक है, प्रोटीन का पाचन, ये सब जैव
कार्ब यानी कि वसा का पाचन, ये सब एंजाइम से होते हैं, एंजाइम जैव उत्प्रेरक होते हैं, ठीक है। तो वो भी आप लिख सकते हो। अब हम चलते हैं, हमारा जो लास्ट जो टॉपिक रहा, ये तो इनके प्रकार हो गए उत्प्रेरक के। अब ना उत्प्रेरक को भी प्रभावित करने वाले कुछ पदार्थ होते हैं जो हम रासायनिक अभिक्रियाओं में कभी कभी काम में लेते हैं, तो उनके बारे में देखते हैं, ठीक है। तो उनके बारे में देखते हैं हम। ये देखो, हम देखते हैं कुछ पदार्थ होते हैं जो उत्प्रेरक को प्रभावित करते हैं, उसकी क्रियाशीलता को। उत्प्रेरक की क्रियाशीलता, उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को प्रभावित करने वाले कुछ पदार्थ होते हैं। उत्प्रेरक खुद रासायनिक अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन करता है, लेकिन उनको भी प्रभावित करने वाले कुछ पदार्थ होते हैं। अब उन पदार्थों को देखते हैं। 2 प्रकार के होते हैं। उत्प्रेरक क्रियाशीलता को या तो बढ़ाएंगे या घटाएंगे, तो उत्प्रेरक वर्धक, और दूसरा है उत्प्रेरक विष। जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को कम करेगा उसे हम उत्प्रेरक विष बोलेंगे, ठीक है। जैसे हम देखते हैं, जो उत्प्रेरक वर्धक होता है ना, उसे उत्प्रेरक से मतलब है इनको, ठीक है। ऐसे पदार्थ जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को प्रभावित करेंगे, तो सिर्फ उत्प्रेरक से मतलब उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को क्या करेंगे, बढ़ाने का काम करेंगे, ठीक है। और जो उत्प्रेरक विष होते हैं ना, वो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को कम करने का काम करेंगे, ठीक है। उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को कम करने का काम करेंगे, उन्हें उत्प्रेरक विष कहते हैं, ठीक है। और ये ना मिश्रित रूप से काम में लिए जाते हैं, उत्प्रेरक के साथ मिश्रण इनको मिलाया जाता है, उत्प्रेरक के साथ में मिश्रित किया जाता है, ठीक है। इधर भी मिश्रित किया जाता है दोनों तरफ, ठीक है। अब इनके एग्जाम्पल से देखते हैं। लेकिन ये जो होते हैं ना उत्प्रेरक वर्धक और उत्प्रेरक विष, ये ना उत्प्रेरक से मतलब है नहीं, ठीक है। ये अभिक्रिया ये यानी उत्प्रेरण में काम में नहीं आते, यानी कि जो उत्प्रेरण है स्वयं उत्प्रेरण में काम में नहीं आते, ठीक है। स्वयं उत्प्रेरण नहीं करते, ठीक है। यानी कि ये इनडायरेक्ट रूप से रासायनिक अभिक्रिया को वेग को बढ़ा सकते हैं, यानी अप्रत्यक्ष रूप से उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाकर, ठीक है। लेकिन ये खुद उत्प्रेरक का काम नहीं करते, जैसे इनको उत्प्रेरक से मतलब है, ये मतलब ये कहना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। अब देखते हैं हम, यानी कि उनको उत्प्रेरक से मतलब है उत्प्रेरक क्रियाशीलता को बढ़ाएंगे घटाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं हम कि इनके एग्जाम्पल से देखते हैं ना, ठीक है। जैसे हमने देखा था हेबर प्रक्रम, हमने हेबर प्रक्रम में NO2 नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस को मिलाने से हमें अमोनिया बनती है, ठीक है, अमोनिया गैस। तो ये ना आयरन जो उत्प्रेरक होता है उसकी उपस्थिति में यह अभिक्रिया होती है, ठीक है। लेकिन आयरन के साथ में मिश्रित करते हैं मोलिब्डेनम को, ठीक है। तो ये अभिक्रिया की गति और भी बढ़ जाती है, क्योंकि जो मोलिब्डेनम है जो आयरन उत्प्रेरक है उसकी क्रियाशीलता को बढ़ा देता है, ठीक है। यहाँ पर उत्प्रेरक कौन है, आयरन Fe, ठीक है। और उत्प्रेरक वर्धक कौन है, उत्प्रेरक क्रियाशीलता को बढ़ाने वाला मोलिब्डेनम MO, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया की, इस रासायनिक अभिक्रिया उसको गति को उत्प्रेरक बढ़ाएगा, ठीक है। लेकिन उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाने का काम यहाँ पर मोलिब्डेनम कर रहे हैं, ठीक है, ये बात है। अब देखो उत्प्रेरक विष इसका उल्टा होता है, यानी ये रिएक्शन है N2 + H2 अभिक्रिया NH3, ठीक है। ये संतुलित करने के लिए यहाँ पर 2 लगा दो, यहाँ पर 3 लगा दो, संतुलित हो जाएगी, ठीक है। और ये भी क्रिया हो रही है आयरन उत्प्रेरक की उपस्थिति में, ठीक है। इधर तो हमने उत्प्रेरक के वर्धक के रूप में MO डाल दिया था, ठीक है। यदि हम कार्बन मोनोऑक्साइड मिला दें
तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड आयरन के लिए उत्प्रेरक विष की तरह काम करते हैं। जैसे उत्प्रेरक आयरन की क्रियाशीलता कम हो जाएगी, तो इससे रासायनिक विक्रिया का वेग कम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर उत्प्रेरक कौन है? आयरन। ठीक है, और उत्प्रेरक विष कौन है? उत्प्रेरक विष CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड की उपस्थिति में जो आयरन उत्प्रेरक है उसकी क्रियाशीलता कम हो जाती है, जिससे रासायनिक विक्रिया का वेग कम हो जाएगा। ठीक है, ये बात थी। तो मुझे उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। इसमें हमने उत्प्रेरक की सारी डिटेल पढ़ ली। ठीक है, तो आप हमें जो टेलीग्राम है वहाँ पर भी कमेंट कर सकते हैं, ट्राई टू लर्न के नाम से, ट्राई टू लर्न। और आप कमेंट करके यूट्यूब पर भी हमें बता सकते हैं कि हमारा टॉपिक है, आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, और आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ठीक है, थैंक यू।